भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, जैसे संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान एक मौलिक सिद्धांत होता है। ठीक है, और उसी सिद्धांतों का अनुप्रयोग राज्य व्यवस्था होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं, तो संविधान में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसका उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो उसी का अनुप्रयोग हम लोगों ने कर दिया है और रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? डायनामो के द्वारा। तो उसी का हम लोग प्रयोग कर दिए हैं जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जैसे हम लोग मशीनी भाषा में कोई संदेश भेजते हैं तो किसके थ्रू भेजते हैं? तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार है संविधान जो है, संविधान और राज्य व्यवस्था में यही अंतर है कि संविधान पूरा सिद्धांतों का एक डाटा है। ठीक है, एक पुस्तक है और उसका अनुप्रयोग जो है राज्य व्यवस्था है। ठीक, अब सिद्धांतों का संग्रह जिसे देश संचालित होता है वह संविधान है, जबकि उन्हीं सिद्धांतों का अनुप्रयोग राज्य व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, जैसे संविधान में आर्टिकल 17 में यह वर्णन है कि छुआछूत को ख़त्म किया जाता है, तो उसके लिए राज्य व्यवस्था यानी राज्य व्यवस्था क्या है कि इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि 1955 अस्पृश्यता निवारक अधिनियम। ठीक है, कि अब कोई अगर करेगा तो उसको दंड मिलेगा। जैसे आर्टिकल 21 के में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, तो राज्य व्यवस्था में क्या कर दिया गया? उसका प्रावधान कर दिया गया। उसके लिए उसी के तहत प्राइमरी स्कूल का गठन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान जो है उस देश का सबसे सर्वोच्च होना चाहिए, उसके देश के लोगों द्वारा सर्वमान्य हो, यानी सभी लोगों द्वारा मान्य हो और सर्वोत्तम हो। ठीक है, उससे अच्छा कोई ना हो और वैधानिक मान्यता प्राप्त हो। ठीक, किसी भी देश को संचालित करने वाले ऐसे मूलभूत सिद्धांत जो उस देश में सर्वोच्च हो, सर्वमान्य हो, सर्वोत्तम हो। ठीक है, तथा उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, उसे संविधान कहते हैं। ठीक, संविधान इसी को कहते हैं। ठीक, ऐसे सिद्धांतों का अनुप्रयोग राज्य व्यवस्था कहलाता है। अगर इसी सिद्धांतों का अनुप्रयोग राज्य व्यवस्था। अब जान लेते हैं कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तू को माना जाता है। हालांकि चाणक्य जो हैं इनसे पहले राजनीति शास्त्र पे एक पुस्तक इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र पे टिप्पणी दे चुके थे। ठीक है, लेकिन इनको ये चाणक्य को राजनीति शास्त्र का जनक नहीं मानकर अरस्तू को इसलिए माना जाता है क्योंकि अरस्तू की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स में इन्होंने बताया है राजतंत्र के बारे में और लोकतंत्र के बारे में, जबकि चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में केवल राजतंत्र के बारे में ही बताए थे। इसी वजह से राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तू को माना जाता है उनकी पुस्तक के लिए द पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम जान लेते हैं संविधान के प्रकार। संविधान संशोधन के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं और लेखन कला के भी आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे नम्य संविधान जिसे लचीला संविधान कहा जाता है और अनम्य संविधान जिसे कठोर संविधान कहा जाता है। नम्य संविधान यानी लचीला संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन हो जाए यानी संशोधन हो जाए, उसे लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है इंग्लैंड देश का संविधान। ठीक है, इसमें आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं। और अनम्य मतलब कठोर संविधान, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन संभव नहीं हो। ठीक है, जैसे अमेरिका का संविधान, इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए इसे कठोर संविधान कहते हैं। लेखन कला के आधार पे तो लिखित संविधान होता है और अलिखित संविधान होता है। ठीक है, जो संविधान सभा द्वारा निर्धारित समय में निर्धारित जगह पर लिखकर बनाया जाता है, ठीक है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। यानी इसमें संविधान सभा द्वारा एक निर्धारित जगह पे लोग लिखेंगे, उसी को लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान उसे कहते हैं ऐसा संविधान जो न्यायालय के आदेशों, रीति रिवाज व परंपराओं पर निर्मित होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें संविधान सभा द्वारा नहीं इसका निर्माण किया गया होता है, इसे अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, फिर संविधान से ही राज्य संचालित होता है, तो राज्य की परिभाषा भी जान लेना चाहिए। जैसे राज्य किसे कहते हैं, तो राष्ट्र में एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक जनसंख्या होना चाहिए, चाहे नागरिक विदेशी हो चाहे देशी हो। ठीक है, सरकार होनी चाहिए, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, संप्रभुता युक्त हो। संप्रभुता का मतलब है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, अर्थात हम दूसरे देश के दबाव में न हो। ठीक है, हम पूरे रूप से अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी देश के दबाव में न हो। ठीक है, हम संप्रभुता युक्त, हम अपने देश में हम अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं, इसी को कहते हैं संप्रभुता युक्त। ठीक है, तो ये राज्य के आवश्यक हैं। ठीक, अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, राज्य के लिए सबसे आवश्यक अंग कौन है। यूपीपीसीएस में आया था एक बार क्वेश्चन, तो राज्य के लिए सबसे आवश्यक अंग है संप्रभुता। ठीक है, अब हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में। ऐसे लोगों का समुच्चय या सम्मेलन जो किसी भी देश के लिए संविधान का निर्माण करें उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है,
समुच्चय या सम्मेलन जो किसी भी देश के लिए संविधान का निर्माण करे उसे संविधान सभा कहते हैं। अंग्रेजों से जनता ने अधिकार की मांग की, यही मांग आगे चलकर संविधान की मांग में बदल गई और यही संविधान की मांग आगे चलकर संविधान सभा की मांग में बदल गई। ठीक है, अब संविधान सभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे ब्रिटेन में सबसे पहले हेनरी मैन नामक व्यक्ति ने संविधान सभा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए और पहले संविधान सभा का गठन अमेरिका में हुआ था। ठीक, भारत के लिए संविधान सभा का दर्शन बता रहे हैं कि तिलक जी द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय संविधान भारतीय बनाएंगे। ठीक है, फिर 1922 में महात्मा गांधी भी कहे थे कि भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे। ठीक है, फिर 1924 में स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग की थी। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मांग नहीं किया है। ठीक है, 1934 में अब यही हैं MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय नेता ने पहली बार संविधान सभा शब्द के साथ संविधान सभा की मांग की, यानी प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने संविधान सभा शब्द के साथ संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, 1935 में कांग्रेस के मंच से संविधान सभा की मांग की गई। ठीक, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाएगी, इन्होंने कहा। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस दल ने संविधान सभा का समर्थन किया? तो स्वराज पार्टी कौन बनाए थे? जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक, अब उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़ा घटना है, उसी के दौरान हमारे यहाँ 1940 में भारत में अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को आया था, जो कि भारत में संविधान निर्माण की पहल लेकर आया था। ठीक है, इसने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होगा। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारतीय संविधान पर कार्य होगा। इस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो चर्चिल था और 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा भारत में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भेजा। ठीक है, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी, इसी में बताया गया था क्रिप्स मिशन में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए, इसमें चर्चिल की हार हो गई। ठीक है, ब्रिटेन में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। एटली के द्वारा भारत में 3 सदस्य कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में भेजा गया। इसने संविधान निर्माण की समस्त रूपरेखा थी। ठीक है, चर्चिल चाहता था कि जो है भारत वो आज़ाद न हो, उसको हम अपने अंडर में लेकर बनाएं, जबकि ये क्लीमेंट एटली हैं चाहते हैं, इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा है, इसमें उन्होंने समस्त रूप से लिखा, मतलब उसमें कैबिनेट मिशन में क्या था कि भारतीय अपना संविधान पूर्ण रूप से बनाएंगे और उन लोगों को भारतीयों को आज़ाद कर दिया, यानी भारत देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो पूछा जाता है भारतीय संविधान किस आयोग द्वारा बताए गए प्रावधान से बनी थी? तो किस आयोग द्वारा? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में जान लेते हैं। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 1946 में यह भेजा गया था। ठीक है, इसके सभी सदस्य कैबिनेट से थे, इंग्लैंड की कैबिनेट से थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष था और स्टैफोर्ड क्रिप्स और अब्राहम अलेक्जेंडर। ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान सभा के निर्माण की समस्त रूपरेखा इसी में बताई गई थी, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन 1946 कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कुछ प्रावधान है, जैसे भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगा। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा होगा और संविधान सभा में कुल 389 लोग होंगे। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा में निर्वाचित चुना जाएगा। ठीक है, जैसे 389 सदस्य, जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो 11 प्रांतों से थे। ठीक है, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे 4 सदस्य, और 93 जो सदस्य हैं वो देशी रियासतों थे, मनोनीत किए गए थे। तो इन लोगों का चुनाव हुआ था और इनका जो है मनोनयन किया गया था। ठीक है, यानी पहले से ही चुन के भेजे गए थे, मनोनीत करके। तो 296 लोगों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जबकि देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि संविधान सभा थी तो कैसी थी? अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत, क्योंकि इसमें 296 सदस्य जो थे निर्वाचित थे, जबकि 93 जो सदस्य थे वो मनोनीत थे। ठीक है, अब कुछ जान लेते हैं। जैसे उस समय जो 11 प्रांत थे उसमें से 292 सदस्य चुने गए थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, जिसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, उसमें 4 लोगों को चुना गया था। ठीक है, और 562 देशी रियासतें, कहीं कहीं पे 566 भी लिखा जाता है, लगभग 562 माना जाता है, इसमें से 93 लोगों को मनोनीत किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद जान लेते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव। कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था जी। ठीक है, 296 सीटों पर जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, जिसमें 208 जो सीटें थी वो कांग्रेस को मिली थी और 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 अन्य लोगों को मिली थी। ठीक है, कमज़ोर स्थिति देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया तथा पाकिस्तान की मांग जोर कर दी।
हैदराबाद देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो एक ही है हैदराबाद देसी रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक, उसके बाद संविधान सभा की बैठकें होती हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और कहाँ हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में हुए थे। इसके अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये उम्रदराज बूढ़े व्यक्ति थे, इन्हीं को बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, और इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से पास हो गया। ठीक है, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर 1949 को हम आत्मार्पित किए थे, अंगीकृत किए थे, अधिनियमित किए थे और 16 अनुच्छेद को तत्काल लागू कर दिए थे। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई, कुल 12 बैठक हुए थे। ठीक है, अधिवेशन अभी आगे हम बताएंगे। संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, और कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे जिसमें 8 महिला सदस्य भी थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू कर दिया गया और इसी दिन को हम लोगों ने गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया और गणतंत्रता दिवस भी मनाए। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी दिन को अपने आप को आज़ादी के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950, इसमें से कुछ जान लेते हैं। जैसे जो 26 जनवरी 1950 है इसमें 22 भाग हैं। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद थे तब के समय में। ठीक है, 26 जनवरी के समय में, तब 1950 में थे, लेकिन अब 22 भाग है, लेकिन अगर गणना करेंगे तो उसमें कई बार संशोधन हो गया, अब वो 25 भाग हो गया। ठीक है, गणना के हिसाब से है। और 8 अनुसूचियाँ हैं जो है, अब इसमें 4 अनुसूचियाँ और ऐड हो गई हैं तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और 395 अनुच्छेद है, लेकिन गणना के हिसाब से करेंगे तो 450 प्लस जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। कुल 15 महिलाएं थीं। ठीक है, संविधान सभा में, और पहली बैठक में 9 महिलाएं थीं, अंतिम बैठक में 8 महिलाएं थीं। ठीक, संविधान सभा की सदस्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले 389 सदस्य थे, पाकिस्तान जब अलग हो गया था तो 324 सदस्य हो गए, फिर पुनर्गठन हुआ। ठीक है, फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तो 299 सदस्य थे, जिसमें पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था और अंतिम बैठक में 284 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, अब संविधान सभा की क्रियाविधि के बारे में जान लेते हैं। जैसे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था इसको संविधान को बनाने में। ठीक है, और कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। इसके प्रारूप पे 114 दिन बहस हुए थे और कुल 3 वाचन किए गया था। ठीक है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय में जो है 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद है। ठीक है।